अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हकीमुल्लाह महसूद का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए लीगी रहनुमा जावेद इब्राहिम पराचा को फोन, 50 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 23 से 29 सितंबर तक अमेरिका में होंगे। मनमोहन से मुलाकात होगी, ओबामा से सिर्फ मुसाफा होगा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मजीद 2 साल दिए जाएं। हुकूमत ने बिल की मुखालिफत की तो रेफरेंडम का मुतालबा करूंगा, जमशेद दस्ती। IMF राजी, गरीब का बाजा बच गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक ऐसा बड़ा मसला है कि उसके हवाले से आने वाली हर खबर पर एक गहरी नज़र है। हर डेवलपमेंट को कौम बड़ी दिलचस्पी से देख रही है। आज इसी हवाले से खबर आई कि हकीमुल्लाह महसूद ने कोहाट से नून लीग के साबिक MNA जनाब जावेद इब्राहिम पराचा को एक टेलीफोन कॉल की और ये उनसे कहा कि वो तफसीलात चाहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जो कैदी हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों के साथी हैं। इसके साथ साथ जावेद इब्राहिम पराचा ने जब मीडिया से भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो एक कमेटी बना रहे हैं, 3 वकला पर मुश्तमिल होगी ये कमेटी, जो गालबन इन तमाम जो कैदी हैं इनके हवाले से इंफॉर्मेशन लेगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हकीमुल्लाह महसूद का ये मुतालबा है कि 50 कैदी उनको रिहा किया जाए। जनाब इब्राहिम जावेद पराचा हमारे साथ इस प्रोग्राम में आने वाले थे, लेकिन प्रोग्राम से थोड़ी देर कबल उन्होंने ये बताया, उनके साहबजादे ने ये बताया कि वो किसी मीटिंग में हैं और वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते, वो मीडिया पर अब बात नहीं कर सकते, क्योंकि इससे थोड़ी देर कबल तहरीक तालिबान के जो तर्जमान हैं उनका ये कहना था कि हकीमुल्लाह महसूद ने या तर्जमान जो हैं तालिबान के, उन्होंने किसी भी शख्स से कोई बात नहीं की और इब्राहिम पराचा से इस हवाले से कोई राब्ता नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैसेज जो था वो इब्राहिम पराचा दे चुके थे, मैसेज आ चुका था। इसके बाद एक और मसला भी है, सिक्योरिटी का मामला है, जिसकी वजह से गालबन तालिबान भी ये नहीं चाहते और तालिबान के साथ जिन लोगों के रवाबत हैं वो भी ये नहीं चाहते कि वो कहीं अमेरिकन ड्रोन्स का निशाना ना बन जाएं, या इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है अपर दीर के वाक़े के बाद वहाँ टेम्परेचर का लेवल ज़्यादा है, वो किसी मामले की किसी तरह किसी गिरफ्त में ना आ जाए। इसलिए गालबन ये जो इब्राहिम पराचा साहब मीडिया से आउट हुए हैं और तालिबान ने जो तरदीद की है, गालबन वो इस हिकमत अमली का नतीजा हो सकती है। बहरहाल आज हमें जनाब तारिक असद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये वो एडवोकेट हैं जिनका इब्राहिम जावेद पराचा ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि वो इस कमेटी में शामिल होंगे। हम चलते हैं जनाब असद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बयान कीजिएगा, आज जनाब जावेद इब्राहिम पराचा ने जो 3 मेंबर कमेटी बनाई उसमें आपका भी नाम उन्होंने शामिल किया और कहा कि ये जो कैदी हैं इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ कालादम तंजीमों के, उसके हवाले से तफसीलात आप लोग इकट्ठा करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लश्कर जंगवी और जो एक और तंजीम का नाम लेके कि उनके वकील वो खुद होंगे। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? समी इब्राहिम साहब, वैसे मैं इस बात पे बहुत खुश भी हूँ कि जावेद इब्राहिम पराचा साहब ने मुझ पे इतना इत्तेमाद किया, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठे हुए मुझसे बात किए बगैर उन्होंने इस कदर इत्तेमाद से मेरा नाम लिया कि वो ये जानते थे कि मैं इस किस्म के काम में कोई ताख़ीर या उजलत नहीं करूँगा और मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि मैं असल में कराची में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ था और उसके बाद मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ मसरूफ़ रहा, तो मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। तो ये जो उन्होंने कमेटी में मेरा नाम शामिल किया है तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि उनकी ज़ात पे मुझे बहुत ही यकीन मैं फ़ख्र करता हूँ कि वो दीन के फॉलोअर्स को बहुत मोहब्बत करते हैं और जो भी दीन के पैरोकार हैं उनके लिए हर मदद के लिए तैयार होते हैं, खा वो पाकिस्तान के हों या गैर मुल्की हों। तो इस लिहाज से मैं उनकी शख्सियत से बहुत वाकिफ़ हूँ और वो भी शायद मुझसे इतना ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि उन्होंने मुझसे बग़ैर मशवरा किए मेरा नाम कमेटी में शामिल किया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो एक, वैसे आपको मालूम है कि एक वकील हूँ, एक कानूनदान हूँ। मुझे इस बात से अगर मैं समझता हूँ कि मेरे दायरा कार में ये हुआ तो मैं यकीनी तौर पर उनकी मामलत करूँगा। ये बात मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ इस किस्म का काम सौंपा गया, क्योंकि अभी तक मुझे उसके असाइनमेंट का कुछ इल्म नहीं कि मुझे किस किस्म का काम सौंपा जाएगा उसमें,
क्योंकि जेलों के मुतालिक कि कहाँ कहाँ दहशतगर्द हैं। आप जानते ही हैं कि हम तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनके लिए अदालतों के चक्कर लगाते हैं और हमें आज तक कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। ना अदालतों ने हमारी कोई ऐसी मदद की, ना ही एजेंसियों ने उन्हें इस किस्म के मावरा अदालत कानून के जिनको भी गिरफ़्तार किया और बंद किया वो अभी तक जेलों में हैं और नामालूम जगहों पे आए। लेकिन अगर ये मुझे काम सौंपा जाएगा तो मैं यकीनन उनकी मामनत ज़रूर करूँगा, इसलिए कि हम तो एक मुसलमान हैं और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन इस पर अमेरिका, इंडिया और इसराइल जो है उनके असरात हैं और कुछ हमारे अपने मुल्क के अपने शहरी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए तारिक असद साहब आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। वालेकुम सलाम। रिजवी साहब आपका कमेंट चाहूँगा। एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, इब्राहिम पराचा साहब ने कहा कि हकीमुल्लाह महसूद का फ़ोन आया है, कमेटी भी बनाई और 50 कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी आया, फिर यकायक वो मंजर आम से गायब हो गए और ये बता रहे हैं कि उन्हें मना कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक हिकमत अमली का नतीजा है, क्योंकि जो इस वक्त मुज़ाकरात को क्योंकि बज़ाहिर अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल नहीं है तो सिक्योरिटी के पेश नज़र ये टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पराचा साहब वकील तो रहे हैं कैदियों, खासकर गैर मुल्की कैदियों के, लेकिन आज जो मुद्दात बातें आई हैं वो डायलॉग प्रोसेस तो नहीं लगता, बल्कि किसी जासूसी कहानी का एक चैप्टर मालूम होता है कि कुछ बातें आई और उसके बाद गायब हो गए। दूसरा ये है कि ये एक टेक्निक भी हो सकती है कि तालिबान अपने कैदियों की लोकेशन मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी जेल में कौन कौन से कैदी हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए कि वो कैदियों की तफसील के कौन से तालिबान के कैदी किस जगह हैं वो इंफॉर्मेशन पराचा साहब को या किसी को ना दें, क्योंकि माजी में अटैक होते रहे हैं जेलों पे और इस किस्म की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर हुकूमत ने रिलीज की है, जो कि पराचा साहब ने क्लेम किया है कि उन्होंने आज एक जेल विजिट किया है, तो ये बहुत परेशान कुन बात है और हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। हाँ, अगर हुकूमत ने इन्हें नॉमिनेट कर दिया है ये काम करने के लिए तो फिर ठीक है, हुकूमत ये बात की जिम्मेदारी ले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब और जनाब तारिक असद साहब। हसन अस्करी साहब का ये कहना था कि हुकूमत को इस हवाले से बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए और जो कैदी इस वक्त जेलों में बंद हैं उनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि हो सकता है ये कोई टेक्निक हो, कोई टैक्टिक हो कि उन कैदियों के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो अमेरिका का दौरा है। 23 तारीख से 29 तारीख तक नवाज शरीफ साहब अमेरिका में रहेंगे। वहाँ मनमोहन सिंह साहब से तो उनकी मुलाकात होगी, लेकिन सदर ओबामा से सिर्फ मुसाफा। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 23 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पर वो 29 सितंबर तक क़याम करेंगे। न्यूयॉर्क में होंगे, अगरचे ये अमेरिका का दौरा नहीं है लेकिन वो न्यूयॉर्क में होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके रहने का मकसद जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है उसमें शिरकत करना है। वहाँ पर उनकी बहुत सारे दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसमें सबसे अहम मुलाकात इंडिया के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो LOC पर कशीदगी है उसके हवाले से बात होगी। अमरीकी सदर ओबामा के साथ उनका सिर्फ मुसाफा होगा, एक रिसेप्शन में वो शिरकत करेंगे जो अमरीकी सदर देंगे अपने मुअज़्ज़ज़ जो तमाम दुनिया के लीडरान आए होंगे उनके एजाज़ में, वहाँ वो उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन उनकी सदर ओबामा से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं होगी। जनाब सरताज अजीज़ का ये कहना था कि चॉइस थी कि वो या उनसे 10-15 मिनट मुलाकात कर लें या फिर पूरा एक दिन, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने यह बेहतर समझा कि 10 से 15 मिनट की मुलाकात की बजाय सदर ओबामा के साथ एक पूरा दिन गुजारा जाए, भरपूर मुलाकात की जाए और उन मुलाकातों की तारीखों का फैसला अगले चंद हफ्तों में हो जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फिर दोबारा अमेरिका जाएंगे। ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम ये इंदिया दे चुके हैं कि ड्रोन हमलों के हवाले से वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठाएंगे और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, किन सवालात का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पर दुनिया के हुक्मरानों से, क्योंकि हम दहशतगर्दी के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी पर चल रहे हैं जिसके बारे में खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि
कि किसी से डिक्टेशन नहीं है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इस हवाले से कोई बात नहीं, और ये पाकिस्तान का अपना अंदरूनी एक फ़ैसला है। हमें इस हवाले से गुफ्तगू के लिए ज्वाइन करेंगी साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब हिना रब्बानी खर साहबा। अस्सलाम वालेकुम खर साहबा। वालेकुम सलाम। हिना साहबा, ये बयान कीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे वो, और ड्रोन के हमलों से बात हो रही है, कितना अहम होगा ये दौरा, आप क्या समझती हैं? जी देखिए, मेरी नज़र में ऑब्वियसली ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का पहला दौरा होगा यूनाइटेड नेशन का, और इस वक्त आप ये याद रखें कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में इलेक्शन जीता और मेंबरशिप ली। तो यकीनन उस हैसियत से भी किसी भी पाकिस्तान के लीडर का ये दौरा ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत इसके जब हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं होते। यूनाइटेड नेशंस में सितंबर में जो मुलाकातें होती हैं या जो विज़िट होता है, उसके 2-3 पहलू होते हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म जाएंगे उनकी जो स्पीच है वो बहुत अहम होगी कि उसमें वो क्या मैसेजेस देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इस वक्त क्योंकि APC में ये बात की गई कि सिक्योरिटी काउंसिल में ड्रोन्स की बात पाकिस्तान उठाएगा, तो वो अभी हमें देखना है कि इस हुकूमत का राय अमल उससे क्या होगा। क्योंकि इस वक्त तक हमने देखा है कि जो बाज़ाब्ता बायलैटरल टॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई हैं उसमें स्टेटस को ही नज़र आया है, उसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन ड्रोन्स नहीं नज़र आई। तो एक तो जो यूनाइटेड नेशंस का उनका होगा प्रोग्राम वो अहम होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद अहम जो बायलैटरल कॉम्पोनेंट होता है, जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं, बेशक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हों, यूरोपियन ममालिक हों या अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हों। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे नज़र में एक नए वज़ीर आज़म को एक प्रेसिडेंट ओबामा से जस्ट प्रीसीडिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन एक बायलैटरल विजिट मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और आपने जैसे अपनी ओपनिंग में भी कहा कि इसकी डेट्स का भी हमें कोई इल्म नहीं है। दूसरा जो आपके नेबर्स हैं, नहीं पहले यूरोपियन यूनियन के साथ जितनी भी बायलैटरल डायलॉग होता है, इसमें इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान का केस GSP+ या मार्केट एक्सेस के लिए इस वक्त यूरोपियन यूनियन के पास है। इसलिए वज़ीर आज़म के इस दौरे में इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए भरपूर अंदाज से कि वो GSP+ से कोई आगे पेशरफ्त कर सकें। तीसरा जो कॉम्पोनेंट इम्पोर्टेंट होगा वो होगा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो मुलाकातें हैं, और इसमें आपने कहा कि मनमोहन सिंह के साथ जो मुलाकात होगी वो यकीनन अहम होगी, लेकिन मुझे इस वक्त उसमें कोई पेशरफ्त बहुत कोई डायरेक्शन चेंज होता हुआ या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। जो हम इस मुलाकात से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो शायद यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो कशीदगियाँ अभी आपको माजी में पिछले महीने 1.5 महीने में नजर आई, उनसे निकल कर ज़रा इन्वायरमेंट बेहतर करके फिर आगे फुल डायलॉग स्पेक्ट्रम पे जा सकें। ईरान का केस इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत अहम है, और जैसा कि आप जानते हैं सीरिया का भी अहम है। तो उसमें पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सीट है, पाकिस्तान की पोजीशन इन दोनों मामलात पे बहुत अहम होगी। और ईरान के साथ अनफॉर्चुनेटली जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन पे इस हुकूमत की पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही, उसमें आई थिंक इस हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी वजाहत करे और उसको परस्यू करे, क्योंकि पाकिस्तान, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता है, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान में एनर्जी डेफिसिट खत्म हो जाए। और फिर ऑफ कोर्स अफगानिस्तान जी बिल्कुल। अच्छा हिना साहबा, एक ये बयान कीजिएगा कि यहाँ पर ये तासुर भी है और इसको हाइप भी दी गई कि डॉक्टर आफिया के मामले पर भी बात होगी, लेकिन अगरचे ये बायलैटरल विजिट नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में जा रहे हैं, फिर भी आप समझती हैं कि इस मसले पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, पाकिस्तानी वाकई डॉक्टर आफिया को यहाँ पर लाने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, उस मसले में जो पेशरफ्त का अगर कोई नज़र आता है, कोई स्कोप नज़र आता है, तो वो पाकिस्तान में के पास 2 ऑप्शन हैं ट्रीटी साइन करने की, और उनमें से एक ट्रीटी को साइन करके ही पाकिस्तान उससे आगे बढ़ सकता है। लेकिन टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इस वक्त US के साथ पाकिस्तान के जो
फॉरवर्ड मूवमेंट आई है, वो जो एक गवर्नमेंट की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है 100 दिनों की, जिसमें फॉरेन रिलेशंस को जो अहमियत मिलनी चाहिए और ये वाली चीज़ें में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होके आगे बढ़ सकते हैं, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। वी कैन ओनली होप कि अगले 60 दिनों या 90 दिनों या अगले कई माह में वो चीज़ नज़र आए, क्योंकि जो इस हुकूमत के वादे थे या जो इस पार्टी के वादे थे प्री हुकूमत मिलना, वो इस वक्त उसके ऊपर वजाहत से काम करते हुए नहीं नजर आ रहे। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल या जीता जाता सबूत आई थिंक ड्रोन हमलों पे पाकिस्तान का स्टैंड या पाकिस्तान का यूएस के साथ बहुत शुक्रिया हिना रवानी खर साहबा, जो ये कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो तकरीर वो करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि वो एक मैसेज देंगे और अपने मुस्तकबिल के प्लान से दुनिया को आगाह करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की एक्सटेंशन के हवाले से। हुकूमत तो कह चुकी है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा नहीं चाहते और ना ही हुकूमत का कोई इरादा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको एक्सटेंशन चाहते हैं, और उनमें से एक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके बिल की मुखालफत की तो वो रेफरेंडम की कॉल करेंगे कि इस मसले पर रेफरेंडम कराया जाए। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी इस साल के आखिर में रिटायर्ड होने वाले हैं। हुकूमती अकाबरीन की जानिब से ये बात बड़ी वजाहत से बयान कर दी गई है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन नहीं की जा रही। उनकी बड़ी तारीफ़ की गई और कहा गया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और बाज़ लोग उन्हें ड्रैग करना चाहते हैं कंट्रोवर्सी में, लेकिन कोई ना चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है उन्हें एक्सटेंशन मिले, और ना ही हुकूमत इस हवाले से सोच रही है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। लेकिन पाकिस्तान में हर आदमी इस तरह से नहीं सोचता। कौमी असम्बली में आज़ाद रुकन जनाब जमशेद दस्ती, उनका ख्याल ये है कि जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मज़ीद मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अभी चीफ जस्टिस की मज़ीद ज़रूरत है। इस हवाले से उन्होंने कौमी असम्बली में एक प्राइवेट बिल भी जमा करवाया है, जिसमें यह तजवीज़ किया गया है, वो एक आइनी बिल उसको कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो मुद्दत मुलाजमत है, जो रिटायरमेंट है चीफ जस्टिस की, उसकी जो एज है वो 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दी जाए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे जनाब जमशेद दस्ती साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दस्ती साहब, ये बयान कीजिए कि आपने जो बिल पेश किया है कौमी असम्बली में अपनी प्राइवेट पर्सनल कैपेसिटी में, उस हवाले से कुछ बताइए कि क्या उस हवाले से डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, गुजारिश है कि ये बिल जो है ना, ये आइनी तरमीमी बिल है। आर्टिकल 179 में तरमीम के लिए मैंने ये असम्बली में जमा कराया है। उसमें एक वाज़ेह है कि जो मौजूदा अदलिया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत बाकी जज साहबान भी बैठे हैं, तो इनने बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं। अरबों खरबों रुपयों की जो करप्शन और लूट मार थी, वो यकीनन तौर पे वो कौमी ख़जाने में आई और काफ़ी सारी बेहतरी आई है। तो मैं एक बैसियत एक आज़ाद रुकन के, और मैंने इस चीज़ को समझा कि पूरी एक कौम की ख्वाहिश है कि इस मौजूदा अदलिया को जो है ना, इनको मौका मिलना चाहिए और इनको मज़ीद 2 साल जो है ना, इनको आगे काम करने का मौका दिया, ताकि ये सिस्टम जो एक अच्छी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, बड़ी एक अच्छे इंसाफ की तरफ हम जा रहे हैं, जमहूरियत एक सिस्टम चल रहा है, तो इसमें जो है ना इन्हें मौका मिलना चाहिए। और इसलिए मैं बिल लेकर आया हूँ। और कौम, क्योंकि इस टाइम जो हुकूमत की पोजीशन है, मैंने खबर सुनी है कि हुकूमत कह रही है कि जी नहीं, हम जो है ना इस बिल की मुखालफत करेंगे। तो मैं ये समझूँगा, मेरी जो अगली हिकमत अमली है कि ये हम कौम में लेके जाना चाहता हूँ। मैं रेफरेंडम का मुतालबा करता हूँ कि आवाम ये फ़ैसला करे। अगर पाकिस्तान की आवाम इस मौजूदा अदलिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत बाकी जजेस हैं, अगर वो उनको चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें इस बिल के लिए वोट देने चाहिए। और यही मेरी हिकमत अमली है कि ये बिल आएगा तो कौमी असम्बली में ये मैं मुतालबा रखूँगा। अगर हुकूमत ने मुखालफत की या किसी और जमात ने की, तो एक जायज़ मुतालबा है और यकीनन तौर पर ये अच्छा, आपने कहा कि आपको पता है, आपने भी वो खबर पढ़ी है जिसमें हुकूमत इस बिल की मुखालफत करेगी, तो फिर जो लाहे अमल क्या होगा? आप दूसरी सियासी जमातों के अरकान हैं, उनसे बात कर रहे हैं, किस तरह से आप आगे लेकर चलेंगे इस मुतालबे को?
समी भाई, मैं तो यकीनन एक पार्लियामेंटेरियन हूँ। मैं आईनी तरीका अख्तियार किया है और मेरे दिल की सोच है। मैं ना कभी किसी का आलाकार बना हूँ, ना मैं कभी किसी का आलाकार बन सकता हूँ। वर्कर हूँ और मैं बड़े बड़े फ़िरौनों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं खड़ा हूँ उस इलाके में जो आप भी जानते हैं कि डेरा गाजी खान डिवीज़न, मुल्तान, भावलपुर, एक गरीब आदमी इन अरब पत्तों के सामने खड़ा हो जाता है तो आपको पता है किन हालात में मैं गुजर रहा हूँ। मगर उसके बाद मैं रेफरेंडम का मुतालबा करूँगा जो कि आइनी रास्ता भी है। माजी में भी रेफरेंडम हुए, वो तो जेल ही थे। ये असली होगा, कौम की डिमांड है, पूरी कौम चाहती है कि इफ्तिखार चौधरी साहब और उसकी पूरी टीम एक बहुत अच्छे और जुरतमंदाना फैसले करें और इन्हें मौका मिलना चाहिए। तो अगर इन्होंने ना दिया तो मैं समझता हूँ मैं ज़रूर आवाम के पास ये चीज़ तो ज़रूर लेकर जाऊँगा कि इतनी बड़ी ज़्यादती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई, जमहूरियत बहाल हुई। इसी चीफ जस्टिस को मारा गया, सड़कों पर घसीटा गया। तो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी इस अदलिया की है। जो आज नवाज शरीफ भी मज़े कर रहा है, जरदारी भी 5 साल उसने किए हैं, जमहूरियत चल रही है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप उनको तोसीह देते हो, अब ब्यूरोक्रेट्स को देते हो, तो हम कहते पूरी दुनिया पे, बरतानिया में देखे ताहयात जजों को बिठाया गया है। तो इस अदलिया ने बड़े खूबसूरत काम किए हैं। ये मुतालबा मैं कौम के पास लेकर जाऊंगा, ज़रूर मैं अवाम में जाऊंगा कि ये हुकूमतें ज़्यादती करें। और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। जब आप कौमी असम्बली में बात करें, आप अपने व्यूज़ दे रहे हैं तो यकीनन उनकी जो अंदर की बात है वो नज़र आ गई है। मगर कम अज़ कम पहले मैं कौमी असम्बली का फ्लोर देखूंगा, उस पर अगर हुकूमत मुखालफत करेगी तो उससे पहले मैं ये रेफरेंडम का मुतालबा कौमी असम्बली में पेश अच्छा, आप कहते हैं कि आप आइन पर बिलीव करते हैं, पार्लियामेंटेरियन है, जो एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उसकी पॉलिसी बनाने के लिए तो पार्लियामेंट में नहीं आए सियासतदान, बल्कि वज़ीर आज़म ने एक APC बुलाई और उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिस तरह आप हैं, इनके तो किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। समी भाई, यकीनन बड़ा आपका एक बहुत अहम सवाल है कि जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो ये लोग बड़ी 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 लंबी बातें करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पार्लियामेंट को बाईपास किया है, कौमी असम्बली को, सेनेट को। हम लोग भी लाखों वोट लेकर आए हैं, हमसे भी अवाम सवाल करते। अगर चंद आप लोग बैठ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब और जितने हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, इन्हें पार्लियामेंट की तौहीन की है, उसकी तजलील की है। ये बात कौमी असम्बली में आनी चाहिए थी। सेनेट कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, DG ISI ये हमको ब्रीफिंग देते, क्योंकि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये बहुत बड़ी आज़ाद अरकान के साथ हुई है, बाकी जो छोटी पार्टियों के हैं उनमें भी काफ़ी सारे लोग मुंतखब होकर आए। तो अब लोग हमारे आगे जब सवाल करते हो हम क्या जवाब दें? तो ये बहुत बड़ी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और इनकी जो पूरी इनकी टीम ने पार्लियामेंट की तौहीन किया है। पार्लियामेंट से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं कम अज़ कम इस APC को मुस्तरद करता हूँ। और कौमी असम्बली में आके इस हवाले से हम कौमी असम्बली में तहरीक भी पेश करेंगे और हमें कम अज़ कम ब्रीफ किया जाए ताकि हम भी कौम को बता सके। तो ये बहुत बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। दस्ती साहब, एक ये तासुर भी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों जो जमातें हैं इनका आपस में एक गठजोड़ है और इसीलिए करप्शन में जो मुलव्वस लोग हैं उनमें से किसी को सज़ा नहीं होगी और ये दोनों जो जमातें हैं ये आपस में मिली हुई हैं। ये हकीकत है। अगर माजी को देखें, जो मिसाक जमहूरियत बनी बहैसियत वर्कर के, मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं कोई गलत बयानी करूं या किसी पे तोहमत लगाऊं। जो मेरा दिल मानता है, जो मेरे सामने सच है, मिसाक जमहूरियत का मकसद ये है कि लूट मार को पे पर्दा देना है और एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आगे नवाज शरीफ साहब की आ गई। आजकल जो कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है वो कराची की आवाम से हमदर्दी नहीं है, बल्कि वफाकी हुकूमत मियाँ सबान पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ डूब चुकी है और कोई काम अब उन्हें उसको ज़िंदा रखना है। अरबों खरबों की करप्शन हुई है, उस पर कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई केस पकड़ेंगे तो इंतकाम होगा। सब करप्शन लूट मार पे समझौता है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। और यकीनन मैं, क्योंकि ये बात मैं सख्त कह रहा हूँ, उनको तकलीफ़ होगी, मगर मैं ये हकीकत कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को जान देनी है। इस करप्शन पे, अरबों खरबों पे करप्शन पे कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी और ज़्यादती होगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान ये मुआहदा है कि किसी का
करप्शन के केसेस नहीं खोले जाएंगे और एक दूसरे को बचाएंगे। इस वक्त कराची में दिलचस्पी हुकूमत, वफाकी हुकूमत को कम है, जरदारी हुकूमत को सिंध को बचाए। अगर पीपल्स पार्टी वहाँ डूब गई तो फिर आगे क्या होगा, आगे फिर कोई तीसरी जमात आएगी। तो ये भी इस चीज़ की ज्यादती और सच कहना पड़ेगा और वक्त की ज़रूरत है। और मैं सच कड़वा होता है मगर मेरे सामने जो हकीकत है मैंने आपके सामने रख दी। दस्ती साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक सराइकी इलाके से है और जैसे मैंने पहले कहा दहशतगर्दी के हवाले से एक मसला है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ सराइकी इलाके में भी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है दहशतगर्दों की और वहाँ पर भी बड़े कैंप्स हैं। तो आप क्या देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? समी भाई, हकीकत तो यह है कि अभी भी जो APC की चीज़ें सामने आई हैं, सब ने हाँ में हाँ मिलाई है। सब ने कहा कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और होने चाहिए, किसी ने कोई अंदर की बात नहीं की, क्योंकि जितने लीडर थे वो डरे हुए हैं। उनको पता है कि अगर हम ये इनकार करेंगे तो तालिबान हमें उठा लेंगे, चाहे हुकूमत में बैठे हैं चाहे अपोजिशन में। इनमें किसी में अखलाक की जरूरत नहीं है कि वो सच्ची बात करें। हो सकता है कोई तालिबान के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, काफ़ी जगहों पे इनके साथ हुए, मगर कौम से छुपाया जा रहा है और सब यस कर रहे हैं। दूसरी, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ सराइकी खित्ते कितनी हैं, ना हर तरह का जुल्म और ना इंसाफ़ी है, और ना पानी है, ना सिहत है, ना तालीम है, ना रोज़गार है, ना अमन व अमान है। तो लोग यकीनन तौर पे मायूस हो के, मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो लोग जो यकीनन वो कोई ना कोई अपना रास्ते के लिए जाते हैं। कहीं हमारे इलाके में पहाड़ी सतह पे क्रिमिनल है, डाकू बन गए, कोई दहशतगर्द बन गए, और कोई चंद लोग हैं जो वो जिहाद समझकर उस इलाके में भी गए। बाकी कोई प्रॉपर इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे जो दीनी मदारस हैं या इस चीज़ में वो मुलविस नहीं है। बाकी जब आप महरूमियाँ दोगे, मसाइल दोगे, जुल्म दोगे, तो लोग जाएंगे, जहादी तंजीमों में जाएंगे, डाकू भी बनेंगे, दहशतगर्द भी बनेंगे। तो पूरा हमारा जो डेरा गाजी खां, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, ये पूरे हमारे इलाके में काफ़ी पहाड़ी एरिया में क्रिमिनल जराइम पेशा लोग मौजूद हैं। अगवा बराए तवान की वारदातें हो रही हैं और बलूचिस्तान में हमारे गरीबों को कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ हमारे साथ लाहौर नाइंसाफ़ी कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ में मैं यकीनन समझता हूँ कि यकीनन ये चीज़ें हैं, वहाँ अलकायदा भी होए, वहाँ तालिबान भी हैं, वहाँ दूसरी तरफ जो है ना। अच्छा, आपने जिक्र किया महरूमियों का, अपने इलाके का, सराइकी सूबे की बात भी की जा रही थी। ये बयान कीजिएगा कि अभी भी आप समझते हैं वो डिमांड लेजिट है और आप नए सूबे की डिमांड करेंगे, वहाँ के लोग ये चाहते हैं? देखो जी, आवाम की वहाँ ज़रूरत है, ये यकीनन। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में। ये 5 करोड़ का जो खित्ता है, सराइकी खित्ता जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे महरूमी है, मसाइल हैं, यहाँ लोग जुल्म नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त करें। कल अगर खुदा न खास्ता ये लोग खड़े हो गए तो फिर क्या होगा? फिर मैं कहता हूँ कि फिर ये बहुत बड़ी तबाही होगी। तो पीपल्स पार्टी ने वादा किया था, जब इलेक्शन नज़दीक है, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ और तख्त लाहौर ने कौमी असम्बली में उसको गो गिलानी गो का नारा लगाया, तो गिलानी साहब को सुबह याद धोखा था, फराड था। इसलिए सराइकी खित्ते ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया, क्योंकि नवाज जरदारी गठजोड़ है, सुबह नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में ऐलान किया कि भावलपुर और जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, वो भी एक नारा था, कोई चीज़ नज़र नहीं है। सूबा वक्त की ज़रूरत है। अगर हमने कहने है कि दहशतगर्दी और इस मुल्क को खुशहाल रखना है, बेहतर रखना है, इस मुल्क में तब्दीली आए, तो समझता हूँ कि वहाँ डिमांड है और सूबा बन जाए, लोगों के मसाइल हल होंगे और ये दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, मुल्क भी खुशहाल होगा। अगर खुदा न खास्ता सूबा ना बना तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा और एक ख़तरनाक खूनी इनकलाब की तरफ हम जाएंगे बहसीत पर करके। क्योंकि मैं कच्चे घर से हूँ, मुझे गुर्बत का पता है, मसाइल का पता है। यहाँ ऊपर जितने अरबाब इख्तियार हैं, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो इन्हें सब चीज़ का पता होता है, गुर्बत का, महंगाई का। जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनके अंधे हो जाते हैं, आंखों पे पर्दे आ जाते हैं, सब कुछ फिर इनको नज़र नहीं आता। मगर यकीनन सुबह ज़रूरत है और बनना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद दस्ती साहब, जो ये कह रहे थे कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। और अगर हुकूमत, जैसे कि हुकूमत ने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन नहीं मानते, लेकिन जमशेद दस्ती साहब का ये कहना है कि वो इस सवाल को उठाएंगे, वो कौम की तरफ जाएंगे और उनका मुतालबा होगा कि इस मामले पर रेफरेंडम कराया जाए। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब सलीम मांडवी वाला से और उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत ने सारी की सारी जो IMF की शराइत थी उनको मान लिया है। IMF तो शायद राज़ी होगी, लेकिन अवाम का बाजा बच गया है। ये सब कुछ ब्रेक के बाद।
इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने PSDP यानी जो तरक्याती बजट है उसमें 120 अरब रुपए की कमी कर दी है। इसके साथ साथ ये भी खबर है मार्केट से कि डॉलर 108 रुपए का हो गया। बताया जा रहा है कि तरक्याती जो रकम है उसमें कमी इसलिए की गई है क्योंकि IMF का दबाव है और शायद ये जो इस वक्त डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है वो भी IMF की वजह से है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो निजकारी की जा रही है तकरीबन 30 से ज़ायद इंटरप्रेन्योर हैं जो हुकूमत ये कह रही है कि ये खसारे में हैं और कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, निजकारी ही इसका वाहिद हल है। ये भी IMF के दबाव पर की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब सलीम मांडवीवाला। मांडवीवाला साहब, ये डॉलर 108 रुपए का और तरक्याती बजट में कमी, ये किस तरफ जा रहे हैं हम, होगा क्या? जी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत कर क्या रही है। अगर मैं बैठ के एनालिसिस कर रहा था कि फिस्कल हमारा जो डेफिसिट है वो कहाँ से कहाँ क्लोज टू 9% पहुँच गया है। कुछ 650 बिलियन रुपए बिटवीन ये लास्ट 3 महीने में प्रिंट हुए हैं और एवरी डे 7.5 बिलियन रुपए प्रिंट हो रहे हैं। तो डॉलर की जो आवाज़ें कराची से मुझे मिल रही हैं वो ये हो रहा है कि जी लोग कह रहे हैं कि 110 पे डॉलर इसी मंथ पहुंच जाएगा। तो अगर ये, और गवर्नमेंट कहाँ है किसी को समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट किधर है मेरी भी समझ में नहीं आ रही, ना कोई इस चीज़ पे कोई एक्शन लिया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। तो मुझे तो आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग। माजी में तो जब भी डॉलर की प्राइस इस तरह बढ़ती थी तो स्टेट बैंक थर्ड पार्टी के जरिए इंटरवीन करता था, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता था और इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ पर भी जो उनकी करेंसी कम हुई तो यही किया गया। हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं देखते और कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि ये एक IMF की कंडीशन है जिसकी वजह से हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। देखें, IMF से हम भी निगोशिएट कर रहे थे। एक तो मुझे इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्या चीज़ें निगोशिएट की, क्योंकि हम ना सेल टैक्स बढ़ा रहे थे, हम ना मॉनेटरी पॉलिसी की किसी चीज़ को छेड़ रहे थे, ना एक्सचेंज रेट को ना इंटरेस्ट रेट को, और वो सेटिस्फाइड थे इन चीज़ों से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अगर इन्होंने IMF से एग्री किया है तो क्यों एग्री किया है, किस लिए एग्री किया है। ये तो उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी किसी किस्म की भी। सेल टैक्स इन्होंने लगाया, वो भी एक उसने इन्फ्लेशन को बढ़ाया। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट आप देख लीजिएगा, बाय नेक्स्ट ईयर आपका डबल डिजिट में चला जाएगा। और आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने ये इनहेरिट किया था डबल डिजिट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सारा कुछ 25% इन्फ्लेशन था, 17% 18% इंटरेस्ट रेट था। इसको हम बड़ी मुश्किलों से 5 साल में हम वापस लाए हैं और ये 3 महीने में ही जो ऐसा डायरेक्शन सेट हो गया है कि मुझे लग रहा है कि ये तो उसी लेवल पे जा रहा है और अब इसको कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सलीम साहब, ये निजकारी की भी बात की जा रही है, जो बताया जा रहा है IMF के प्रेशर पर की जा रही है। माजी में भी हुई निजकारी, ना उससे कर्जे उतरे, जो कहा जाता था कि इसको बेच के तो कर्जे उतारे जाएंगे, बल्कि पहले भी बेरोजगार हुए और अगर अब ये हो जाए सारी निजकारी तो बताया जा रहा है लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर बिल्कुल नहीं उतरे, बल्कि इसमें आपको पैसे डालने पड़ेंगे। इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप इन इदारों को ठीक करें जो कि ये ठीक किए जा सकते हैं, इनको ठीक करें, इनको अपने पैर पे खड़ा करें, फिर आप इनको अगर बेचना चाहें तो ज़रूर बेचें। और अगर ये समझते हैं नेसेसरी, क्योंकि देखें ये स्ट्रेटिजिक इदारे हैं मेरी नज़र में, PSO हो गया, PIA हो गया, रेलवेज़ हो गए, ये आपके स्ट्रेटिजिक इदारे हैं और ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है कि जो कि आप उठा के फेंक दें किसी को या किसी को दे दें, क्योंकि ये आपको ज़रूरत के वक्त ये इदारे आपको काम आते हैं। तो इन इदारों को सोचना चाहिए ये कहने से पहले कि जी इनको हम बेचना चाहते हैं या इनको हम हैंड ओवर करना चाहते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस साहब ये भी बताया जा रहा है कि एक और भी शर्त है IMF की कि इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना पड़ेगा और हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री किया है। बहुत सारे लोग समझते हैं इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो LOC पर जो कशीदगी है, इंडियन डोमेस्टिक इलेक्शन के प्रेशर, आप समझते हैं ये काम कर सकती है हुकूमत और क्या ये दुरुस्त सिमत में कदम होगा? देखिए इंडिया के साथ हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसको इंडिया को भी एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगर ये चाहता है कि जी हमारे साथ उनकी तिजारत शुरू हो जाए, हमारे साथ उनकी चीज़ें शुरू हो जाएं विदाउट एड्रेसिंग आवर कोर इश्यूज़, तो मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है।
और जो भी अब तिजारत हो रही है वो भी काफ़ी हद तक देखें हमने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और हमने चीज़ें उनके साथ काफ़ी चीज़ें की हैं। अब इंडिया को भी थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। हालांकि जब हमारी गवर्नमेंट थी, शर्मा साहब कहते थे कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम दो बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल आपने भी बयान की है, ये बताइएगा कि क्या देखते हैं अगले 3-4 माह में, किस सिमत में हम जा रहे हैं, क्या होगा क्या? देखें जी, मैं तो ये 100 दिन ही देख के डर गया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट है ही नहीं, और मुझे तो लग रहा है कि कोई इंचार्ज ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। और ये चीज़ें हमने एशिया में देखी हैं कि रातों रात सुबह हम उठे हैं तो डॉलर उनकी करेंसी में 200 रुपए का हो गया। सलीम साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन मईशत की तरक्की के लिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और अगर हमारी मईशत से कोई कॉन्फिडेंस का सिग्नल नहीं जाएगा तो बाहर से भी कोई नहीं आएगा, तो फिर ये सब बनेगा क्या? सर, कॉन्फिडेंस का हाल ये है कि अभी मुझे बता रहे थे कुछ कस्टम वाले ही कि कराची पोर्ट पे लोग माल नहीं क्लियर करवा रहे, वो वहीं के वहीं उन्होंने रखा हुआ है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ड्यूटियां नहीं पे कर रहे, चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा इस वक्त अनसर्टेनिटी सी, इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला, जो कह रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और इस महीने के एंड तक जो डॉलर है 110 रुपए का हो जाएगा। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि IMF की शराइत तो हुकूमत मान रही है, IMF तो राज़ी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का बाजा बज रहा है, क्योंकि उनके पास ना ख़रीदने के लिए कोई पैसे हैं किसी चीज़ को, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना उनके पास बिजली है। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से वो दो चार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।